हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। इनका क्या ट्रेंड होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ हैं उसमें किस तरह से एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं, वो आपने पढ़ा था। और जैसा कि हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी किया था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एक ऑर्बिटल में पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर हम पीरियड में एक पीरियड में मूव करते हैं, थर्ड पीरियड में मूव करते हैं या सेकंड पीरियड में मूव करते हैं, तो एज वी नो एटॉमिक नंबर यानी कि जेड इंक्रीजेस। और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और वो क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज और वो क्या कैसे काउंट होता है, वो काउंट होता है एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि प्रोटॉन्स पर होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस वन बाय वन एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है वन बाय वन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडिड वन बाय वन टू, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ऐड हो रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में, वन बाय वन टू सेम ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल, उसी शेल के उसी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम पी ऑर्बिटल की ही बात करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ऑर्बिटल में जा रहे हैं, यानी कि कौन से ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में या किसी भी एलिमेंट में किसी भी पीरियड में जब एटॉमिक नंबर वन बाय वन इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेकिन कहाँ जा रहे हैं, वो सेम शेल के सेम ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं वो। उसके कारण क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसके कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि हमने जेड इफेक्टिव इस तरह से बताया था। मैं इसको ब्रैकेट में बता भी देती हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इट लीड टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। अगर आउटर मोस्ट शेल पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो श्रिंक हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, और उससे साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम ये जो हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने रिकॉल किया था कि एटॉमिक रेडियाई एक पीरियड में मूव करने पर जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिक्रीज होता है वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी डिक्रीज होता है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे ऑन आर टुडेज टॉपिक, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ हम मेनली किसकी बात करेंगे, हम मेनली बात करेंगे 3D सीरीज़ की। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द एम्फेसिस है स्टडी का वो किस पर है, वो हमारा 3D सीरीज़ पर ही है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की ही हम बात करेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, वहाँ हम मेनली 3D सीरीज़ की ही बात करेंगे। ओके, तो अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होने से, और हमने ये भी देखा कि इफ़ेक्टिव, यहाँ पर अगर मैं इन फैक्टर्स को, मैं इन पॉइंट्स को नंबर दे दूँ, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सेकंड पॉइंट, दिस इज़ थर्ड पॉइंट, वी आर मूविंग फ्रॉम वन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। ये सभी आपस में रिलेटेड हैं। फर्स्ट से हमने सेकंड वाला निकाला, सेकंड से हमने थर्ड, और थर्ड से फोर्थ। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब मैं बात करूँ तो मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को एक साथ लूँगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और साइज डिक्रीज हो गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर
नाउ टाइटली हेल्ड, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड हो गए, टाइटली वो अब जुड़े हुए हैं किससे, न्यूक्लियस से। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव देम, it becomes difficult to remove any one of these electrons, any one of these electrons, है ना। अगर उन पर न्यूक्लियस का पुल जो है वो इंक्रीज हो गया तो वो टाइटली अब न्यूक्लियस से अटैच हो गए हैं और इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर आपको फिर भी निकालना है, निकालना मुश्किल हो चुका है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फिर भी आपको निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये डिमांड करेगा कि भाई ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, अब कम से काम नहीं चलेगा। अगर एक एलिमेंट में कम एनर्जी लगी थी तो आप अगले एलिमेंट में जाओगे जिसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो चुका है बाय 1, पहले 21 था अब 22 हो चुका है, तो क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ चुका है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, अब उसको निकालना मुश्किल हो गया। इसलिए वो बोलेगा कि भाई उतनी एनर्जी से काम नहीं चलेगा, अब मुझे तो न्यूक्लियस ने ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या एक जनरलाइजेशन निकाली है। हमने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट से, लेकिन जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में है, पी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने आपको एग्जांपल देके स्टार्ट किया था, यही हम डी ब्लॉक में भी कर चुके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं वो हम 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एक जनरलाइजेशन फाइंड करते हैं। जनरलाइजेशन क्या है, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो जनरल ट्रेंड है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। जनरल ट्रेंड क्या होगा, 3D सीरीज़ का, 3D सीरीज़ का जनरल ट्रेंड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके, और इसका रीज़न क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये तो है जनरल ट्रेंड। लेकिन आप देखोगे कि अगर हम 3D सीरीज़ की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो उसमें ऐसा ट्रेंड जो कंटिन्यूटी में देखने को नहीं मिलेगा आपको। आप सोचें कि हमने स्टार्ट किया 3D सीरीज़ के फर्स्ट एलिमेंट से, स्कैंडियम से, और जिंक तक आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज ही इंक्रीज मिलेगा। स्कैंडियम से टाइटेनियम में इंक्रीज, टाइटेनियम से वैनेडियम में इंक्रीज, तो ऐसा कुछ देर तक चलेगा। उसके बाद फिर कोई इरेगुलरिटी आ जाएगी, फिर ट्रेंड वही चलेगा, इंक्रीज होगा, लेकिन फिर कोई डिक्रीज आ गया, तो ऐसा आपको रेगुलर ट्रेंड इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की बात करेंगे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम इनकी बात करेंगे। अब ये क्या होती हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप ये कर चुके हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ भी इनको कहते हैं। 11th में आपने किया होगा ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कि आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, ओके, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और ये बन गया मेटल 1 पॉजिटिव आयन। ठीक है, 1 पॉजिटिव कैटायन बन गया ये। यहाँ जो एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे जो रिलेटेड है वो उसको हम लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से, अगर ये दे सकता है तो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से आप निकाल लेते हो और ये बन जाता है M2 पॉजिटिव। यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड है दैट इज रिटन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अब ये कह रहा है कि मैं अभी भी एक और दे सकता हूँ अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है,
तो आप क्या कहोगे, यस वी नीड इट। तो आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और ये बन गया मेटल 3 पॉजिटिव, और ये है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सॉरी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ज़्यादातर जो है आप कहीं भी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं देखोगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ही मैक्सिमम आप किसी एलिमेंट में निकाल सकते हो, किसी मेटल में निकाल सकते हो। 3 से ज़्यादा आप कभी किसी के भी नहीं निकाल सकते। और ऐसा नहीं है कि आप 3 सभी के ही 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो एक एक करके, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप देख रहे हो कि आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिए, बिल्कुल नहीं, एक एक करके, बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके इलेक्ट्रॉन ये देगा अपना। ओके, तो हम इन तीनों के ट्रेंड देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर क्या है, आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है जो आप 10th में 9th में ये कर चुके हैं। आई थिंक 9th क्लास में आपने ये किया होगा कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं मेटल में से, मेटल एटम में से, तो वो बन गया कैटायन। अब कैटायन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और अगर आप उनको अलग करना चाहो अपोजिट चार्जेस को, तो वो तो बहुत मुश्किल है। आप देखते हो कि जैसे पोल्स होते हैं मैग्नेट के पोल्स होते हैं। अब अगर सेम पोल है, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, वो तो बिल्कुल नज़दीक, आप कितनी कोशिश कर लो वो नज़दीक आएंगे नहीं। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे से चिपक गए, ठीक है, तो आपको उनको अलग करने के लिए थोड़ा ही सही, लेकिन आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी वैसे आपने उनको अलग अलग रखा हुआ था, आप आसानी से मूव कर रहे थे। एक मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पर, ओके, दूसरा मैग्नेट यहाँ पर है, आप इसको आसानी से कभी पीछे ले जाते हो, कभी आगे ले आते हो, यहीं तक ही। तब तक तो आप वर्क तो आप तब भी कर रहे थे, थोड़ी सी फिजिक्स में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, वर्क तो आप तब भी कर रहे थे, लेकिन उतना वर्क नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप बाय चांस इसको थोड़ा नज़दीक ले आए तो क्या होगा, नज़दीक लाते ही आपका ध्यान नहीं था और ये एकदम से जाकर ये खींच कर आ जाएगा और ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा इस तरह से। अब आप अगर इसको पीछे ले जाना चाहते हो तो पहले यहाँ जो आपको वर्क करना पड़ रहा था, अगर मैं इसको वर्क 1 लिख दूँ तो यहाँ पर आपको जो वर्क करना पड़ेगा वर्क 2 दैट इज़ ग्रेटर देन वर्क 1, है ना, यही होता है ना। तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना इनको अलग करने के लिए। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कि आपने कैटायन तो बना दिया एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, किस में से, एक न्यूट्रल एटम में से, लेकिन अब इस कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप पॉजिटिव जो पहले से ही है, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसमें से आप और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती हैं वो हमेशा इंक्रीज होती चली जाती है। मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लीस्ट एंड द लास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोस्ट हाईएस्ट। ठीक है, हर बार आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे आपको ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर लगानी होगी। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से किसी भी एलिमेंट की, अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, सेम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, जैसे स्कैंडियम की बात कर रही हूँ मैं, इसकी, या टाइटेनियम की बात करूँ इसकी भी, वेनेडियम की बात करूँ इसकी भी, किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए वो उससे फर्स्ट वाली से ज़्यादा होगी, और थर्ड जो है इन दोनों से ही ज़्यादा होगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको कहा कि जो फर्स्ट, जो हमें इसके अंदर एक इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। हम मेनली यहाँ पर जो हमारा फोकस है ना वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डू नॉट शो a regular trend. First ionization enthalpy of elements does not show a regular trend या regularity, ठीक है, along the series। ठीक है, सीरीज में रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसको समझने के लिए हम ये टेबल देखते हैं, और इस टेबल में आप देखोगे कि हमें जो है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है और साथ ही साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। न्यूट्रल मेटल एटम की, फिर मेटल 1 पॉजिटिव की, मेटल 2 पॉजिटिव की, मेटल 3 पॉजिटिव की। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ से यहाँ जाएंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ से यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब हम इनको मैं आपको एंथैल्पी दिखाऊंगी और एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी कि यहाँ से यहाँ जाते हुए ऐसा क्यों हुआ और यहाँ से यहाँ जाते हुए ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली इतनी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में ऐसी कोई डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाती हैं। सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, जो एक दो इसमें मेन जो जनरलाइजेशन, मेन जो इसके अंदर इरेगुलरिटी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन आप अगर उसी को ही देख लेंगे, बाय चांस आपने नेक्स्ट वाले पर चले गए, नेक्स्ट इरेगुलरिटी पर चले गए और वो मैंने आपको नहीं बताई, तो आप सोचेंगे कि यहाँ मैम ने क्लियर नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको हर पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। मेनली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ज़्यादा इरेगुलरिटी इसी में ही है, सेकंड और थर्ड में उतनी इरेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बात कर रहे हैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम जो है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 631, लेकिन जब हम जाते हैं टाइटेनियम में इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 656। तो इसका रीज़न क्या है? इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है जो हमने किया, जो जनरल इसका रीज़न है। जनरल रीज़न क्या था कि साइज डिक्रीज हुआ, उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया क्या है। फिर आप गए वेनेडियम पर, वेनेडियम की है 650। ऐसा क्यों हुआ? वेनेडियम पर आकर थोड़ी सी हुई चाहे, लेकिन कम क्यों हुई? इंक्रीज होनी चाहिए थी। यहाँ पर वो जनरल रीज़न इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्यों नहीं लगा? उसका रीज़न ये है कि इसमें केस में हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम की है 3d2 4s2। आप देखो कि आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सारी दे रखी हैं टाइटेनियम की, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? टाइटेनियम। टाइटेनियम का मतलब है M। मैंने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाया, इट इज़ न्यूट्रल टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम की ये है और वेनेडियम की है 3d3 4s2। अब यहाँ पर क्या है कि आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? हम जानते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मैं शील्डिंग इफेक्ट को ब्रैकेट में ये लिख देती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। डी इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, आपको पता है। लेकिन टाइटेनियम में क्या है? टाइटेनियम में 2d इलेक्ट्रॉन्स हैं। टाइटेनियम में 2d इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और वेनेडियम में क्या है? वेनेडियम में 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं यहाँ पर d और 3 के बीच में डैश लगा रही हूँ, उसका मतलब है कि 3d का मतलब आपने 3d ऑर्बिटल नहीं समझना है। 3 अलग है और d अलग है। ठीक है, वेनेडियम में कितने हैं? 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि मोर द d इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी देयर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? सॉरी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी कि वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स, उस तक न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा नहीं पहुंचने देंगे, उसको थोड़ा ज़्यादा बचा लेंगे। टाइटेनियम में जो 2d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन्स को जितना बचा रहे हैं ना न्यूक्लियस के पुल से, उससे ज़्यादा अब बचाएंगे वेनेडियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो d ऑर्बिटल में है।
ठीक है। तो अगर 4s पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई, उससे क्या होगा, उससे इट विल बिकम ईजियर टू रिमूव 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेनेडियम, है ना। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ इसको, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि वाई जो ट्रेंड है उसमें स्कैंडियम से टाइटेनियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट टाइटेनियम से वेनेडियम पर गए तो वो डिक्रीज हो गई। जैसे कि आप देखो, अब वेनेडियम से हम आगे चलते हैं। वेनेडियम से हम गए क्रोमियम में, क्रोमियम से हम गए मैग्नीज में, और मैग्नीज से हम गए आयरन पे। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा जनरल ट्रेंड था वही फॉलो हो रहा है, और रीज़न इसका क्या है, वही है जनरल ट्रेंड जो है कि इंक्रीज़ होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में विद डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो वही है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग। ठीक है। लेकिन जब हम आगे आते हैं आयरन से कोबाल्ट में, और कोबाल्ट से आयरन टू कोबाल्ट एंड कोबाल्ट टू निकल, तो यहाँ जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। आयरन 762, कोबाल्ट 758 एंड निकल 736, 758 एंड 736। और उसके बाद जब हम कॉपर में जाएंगे तो ये है 745। तो यहाँ तो वापस वही जनरल ट्रेंड आ गया। फिर जिंक में 903, ये तो वही जनरल ट्रेंड है हमारा, या जनरल रीज़न है इसका, विद इन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर क्या हम रीज़न देंगे इसके लिए, इसके लिए सेम वही शील्डिंग इफेक्ट वाला रीज़न हम देंगे, शील्डिंग इफेक्ट। और साथ ही साथ हम क्या कंसीडर करेंगे शील्डिंग इफेक्ट वाला रीज़न देने के लिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6 4s2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं। बट कोबाल्ट में क्या हो गया, कोबाल्ट में हो गया 3d7 4s2, एंड निकल में 3d8 4s2, ये है। ठीक है। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट वाला रीज़न जो मैंने आपको टाइटेनियम से वेनेडियम की तरफ जाते हुए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज़ हुआ था वहाँ बताया था, वही रीज़न यहाँ पर भी आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है इससे रिलेटेड, बट आपको फॉर जनरल नॉलेज ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कि इंक्रीज़ ही होना चाहिए था तो डिक्रीज़ क्यों हुआ यहाँ पर। ओके। फिर जब आप निकल से कोबाल्ट में जाओगे, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, यही है। तो यहाँ से अब आप देखो कि 3d कम्प्लीटली फिल्ड है, 4s जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, या हाफ फील्ड कह सकते हैं। तो इसमें से 4s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि d जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया और 4s हाफ फील्ड है, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए 4s को यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और कॉपर में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जिंक में क्या होता है, जिंक में तो कंप्लीटली फिल हो गया सब कुछ, तो यहाँ तो और भी डिफ़िकल्ट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में आ गया है। इसलिए आप देख रहे हो कॉपर से जब हम जिंक में जा रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है, जो रेगुलर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ चल रहा था ना उससे अनएक्सपेक्टेड एकदम से हाई इंक्रीज़ है, हाई इंक्रीज़ या हायर इंक्रीज़ हो रहा है कॉपर से जिंक की तरफ इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। और कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आपको रीज़न बताया, मैंने आपको सिंपल रीज़न बताया जो हम अभी तक हमने जब हम ट्रेंड्स देखते हैं पीरियोडिक टेबल में
कि एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, किस तरह से इनके ट्रेंड्स जो हैं ये क्या ट्रेंड फॉलो होता है इंक्रीज या डिक्रीज का, वो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिंपल रीज़न बताया था। क्या कि इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिमूव एनी वन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हायर या स्ट्रोंगर न्यूक्लियर पुल। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कम हो गया, एटॉमिक रेडियस कम होने से यहीं से ही हम कंटिन्यू करते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड हो गए और इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। लेकिन साथ ही साथ जो एक और यहाँ पर 3D सीरीज़ के या हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए एक और रीज़न आपकी बुक में दिया हुआ है, NCERT की बुक में, वो क्या है वो आपको समझना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, या मैं अलग से इसको मार्क कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाइए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी ऑर्बिटल में ही जाते हैं, एस से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, पी में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और अगर निकलेगा तो पी में से ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जब एस ऑर्बिटल में जब डी में जाने होते हैं, 3D में जाने थे इलेक्ट्रॉन्स 3p के बाद, जब आप कैल्शियम से स्कैंडियम के पास आए, आप आए कैल्शियम से स्कैंडियम के पास, तो कैल्शियम में क्या था, कैल्शियम में कैल्शियम से स्कैंडियम के पास नहीं, जब आप आर्गन से पोटेशियम के पास आए तो आर्गन में क्या था, आर्गन में था 3s2 3p6। तो अब 3p के बाद पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, 3D में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि 3D से लोअर एनर्जी किसकी है, 4s की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s में। फिर पोटेशियम के बाद कैल्शियम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन चला गया 4s में, लेकिन उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट हो गई। स्कैंडियम में अब क्या है, स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d14s2। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन गया पहले किसमें, 4s में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बारी आएगी तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट एक्चुअली है तो 4 ही ना, 3 तो अंदर की है, डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो अंदर वाली शेल के फिल हो रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन आउटर मोस्ट तो 4 वाली ही रहेगी ना, 4s ही रहेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो बाहर वाली शेल से रिमूव होंगे, यानी कि वो किस में से जाएगा, वो जाएगा 4s में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s में से, तो जो एनर्जी थी इन ऑर्बिटल्स की 3D की और 4s की, यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो जब हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसीडर करते हैं तो साथ ही साथ हमें इनकी इन ऑर्बिटल्स की वो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी हमें कंसीडर करनी होती है। ठीक है, और वो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस टाइप से है, आपने एक्सचेंज एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम स्कैंडियम की यहाँ बात नहीं करेंगे, मैं बात करूँगी यहाँ टाइटेनियम की। टाइटेनियम 1 पॉजिटिव, अगर टाइटेनियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या टाइटेनियम की ही बात कर रहे हैं, वो है 3d2 4s2, है ना, ये है, यानी कि 4s को मैं पहले बना दूँ और 3d2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ, तो अगर टाइटेनियम 1 पॉजिटिव हुआ तो ये बन गया 4s1 और 3d2। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, आपको एक्सचेंज एनर्जी आपने सुना हुआ है, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एस से डी में जाएंगे, डी से एस में जाएंगे, मतलब अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। वो क्यों करते हैं पोजीशन एक्सचेंज, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जीज में
बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। आपको ये ध्यान रखना है कि देयर इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस, देयर इज़ वेरी small difference in energies of 4s and 3d orbitals। इनकी एनर्जीज में बहुत ही कम डिफरेंस है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जो 4s में है और 3d में है ये एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। और जब ये पोजीशन एक्सचेंज, मैं आपको जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप प्लीज़ साथ साथ नोट करते रहो, और बाद में आप उसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रही हूँ, सारा का सारा बोल रही हूँ, रीज़न जो है वो बोल कर बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसको नोट कर लेना साथ साथ। There is very small difference in energies of 4s and 3d orbital. So the electrons present in 3d and 4s orbitals can exchange their energy. They jump from their orbital and go to other orbital, और वहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले में आ जाएंगे। एंड ईच टाइम व्हेन देयर इज एक्सचेंज, व्हेन देयर इज एक्सचेंज, जब भी एक्सचेंज होगा, एवरी टाइम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्या होगा? जब भी एक्सचेंज होगा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर सिस्टम में से एनर्जी थोड़ी सी चली गई तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उस स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन ऑर्बिटल्स में, उन सभी उतने ही ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतना ही सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, और आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मोर द एक्सचेंजेस मोर द सिस्टम बिकम स्टेबल, या फिर आप लिखिए मोर द एक्सचेंजेस मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, सिस्टम विल बिकम मोर स्टेबल, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज लिटल मोर। ठीक है, तो ये आपको इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज हो रही है आपको यहाँ पर ऐड करना है, स्पेशली फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एक्सचेंजेस जो हैं डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक्सचेंजेस की पॉसिबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ पर 3D और 4s की एनर्जीज में ज़्यादा गैप नहीं है, मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रही हूँ, सेकंड में भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप कह सकते हो। ठीक है, सेकंड में 4D और 5s आ जाएगा, और थर्ड में 5D एंड 6s। इनकी एनर्जीज में ज़्यादा गैप ना होने के कारण ये एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस, सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी बात है, मोर द एक्सचेंज एनर्जी मोर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट बीच में आपका रह गया था। तो मैंने आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दिया, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, नाउ इट इज़ टर्न ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर ट्रेंड जो है आप देखो, बहुत ही जनरल ट्रेंड है ज़्यादातर। जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम में गए, टाइटेनियम से वेनेडियम में गए, वेनेडियम से क्रोमियम में गए, क्रोमियम तक का क्या है, जनरल ट्रेंड चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम, टाइटेनियम टू वेनेडियम, एंड देन वेनेडियम टू क्रोमियम। जनरल ट्रेंड चल रहा है, जो चलना चाहिए था, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज होना चाहिए था, जनरल ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप आते हो क्रोमियम से मैंगनीज में। ठीक है,
तो हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पर ये आयन लगा दूँगी, क्योंकि हमने 1 पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को पुल करना है। ठीक है, और मुझे इन्हीं की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। क्रोमियम 1 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s0। ठीक है, 3d4 4s0। और मैंगनीज की है 3d5 4s0। ओके, क्रोमियम क्रोमियम जो है, क्रोमियम में 3d4 4s1। और मैंगनीज 1 पॉजिटिव की ये हो गई 3d5 4s1। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेबल स्टेट में है काफ़ी। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, स्टेबल तो है ही, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा, इसकी आप एनर्जी देखो। मैंगनीज की जो एनर्जी है, क्रोमियम से मैंगनीज में जाते हुए एनर्जी डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई यहाँ जाते हुए। क्यों हो गई डिक्रीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो 4s में से निकलने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे सिर्फ 3d के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 3d के अंदर ही रह जाएंगे। 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ये। एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने के कारण आफ्टर मैंगनीज का मैं बता रही हूँ आपको, आफ्टर लूजिंग 1 4s इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज 2 पॉजिटिव विल बिकम more stable with 5 electrons in 3d orbital। सिर्फ d में ही है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ठीक है, क्या है ये, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी। जब इसको स्टेबिलिटी मिल रही है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो ये तो आसानी से दे देगा। तो ये क्या करेगा, ये वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से लूज कर देगा, क्योंकि उसको लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है ये। तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और क्रोमियम जो है, क्रोमियम में आप इसको मोर जो अप्रोप्रिएट है वो ये है 3d5 4s0, क्योंकि स्टेबिलिटी जो 4s में एक इलेक्ट्रॉन था वो एक्सचेंज होकर 3d में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी में गैप जो है वो काफ़ी कम है 4s और 3d की, इसलिए ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 3d में 5 चले जाएंगे। तो मैंगनीज में ये हो गया। बिल्कुल सेम रीज़न आपका आएगा जब आप कॉपर से जाएंगे जिंक में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से जिंक में जाते हुए इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, वही सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से जिंक में जाते हुए डिक्रीज हो गई। तो उसका भी रीज़न इसकी आयनाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉपर 3d10, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो काफ़ी मुश्किल है। 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर क्या है, जिंक में ये आसानी से 4s जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। जो स्टेबिलिटी फिलहाल कॉपर 1 पॉजिटिव के पास थी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहा था और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो गई थी निकल से कॉपर में आते हुए, वही चीज़ जिंक के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आ रही है। तो वो तो चाहेगा ही ना कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो आपने ट्रेंड देखा है
यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और सेकंड से थर्ड ज़्यादा होती है। उसका इनके केस में एक और रीज़न है, तो वो आप नोट कर लो। वाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D एलिमेंट्स इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि यहाँ पर एक तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दो चीज़ ऐड होंगी, एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि एक तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एंथैल्पी एनर्जी यूज़ हुई, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यूज़ होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये एटमाइजेशन क्या है? एटमाइजेशन है किसी भी मेटलिक सब्सटेंस को या किसी भी कंपाउंड को, आप किसी में भी बात कर सकते हो, मेटल की भी बात कर सकते हो या आप किसकी बात कर सकते हो, किसी कंपाउंड की। जब आप उसके सभी एटम्स को अलग अलग कर देते हो तो वो होता है एटमाइजेशन। और किस फॉर्म में? गैसियस फेज में। ओके, अब गैसियस फेज में हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? हमने इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को फर्स्ट एंथैल्पी के केस में तो नहीं कंसीडर किया था, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया था, तो हम इसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंसीडर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट्स इज +2। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये गैसियस फॉर्म में होंगे, जो मोस्ट कॉमन है इसमें ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो आप जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको वो गैसियस फॉर्म में भी जाएगा, इसलिए जब वो गैसियस फॉर्म में जाएगा तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तब जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए भी ज़्यादा है कि आपको पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर दूसरा रिमूव करना है किस में से? कैटायन में से, पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज़ में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी और ज़्यादा है। लेकिन साथ ही साथ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी यहाँ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ 3 फैक्टर्स हैं जिसके कारण सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर इजी है, कई जगह पर मुश्किल तो है ही है हर केस में ही, लेकिन कहीं कहीं पर एंथैल्पी जो इंक्रीज़ हमें लग रहा था कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग, वहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। और उसका रीज़न है स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये आपको ध्यान रखना है, और ये आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर किसी भी स्पीशीज़ की, किसी भी आयन की या एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल्स में या फुल फिल्ड है कम्प्लीटली, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पोजेस करता है, जिसके कारण उसको स्टेबिलिटी से डिस्टेबलाइज करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जनरल आप थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें भी आप यही चीज़ देखोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो ये इरेगुलरिटी थी ना वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। आप देखो जनरल ट्रेंड चल रहा है स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, देन क्रोमियम टू मैंगनीज भी इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हो गया? आयनाइजेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेकंड मेटल के 2 पॉजिटिव आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो क्रोमियम की क्या है? 3d4। क्रोमियम के 3d4, तो ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास ऐसी। मैग्नीज जो है उसकी तो स्टेबिलिटी है 3d5 है, तो वो आसानी से नहीं देगा। मैं आपको ये लिख कर बताती हूँ। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, स्कैंडियम टू टाइटेनियम
2 पॉजिटिव, क्योंकि हम इसी में से निकालेंगे ना थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देन वेनेडियम 2 पॉजिटिव, देन क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव। यहाँ तक जनरल ट्रेंड चल रहा है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 पॉजिटिव में क्या है 3d4 और इसकी है 3d5। तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट। इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव one more electron from this stable arrangement, है ना। लेकिन अगर मैं आती हूँ आयरन पर, आयरन 2 पॉजिटिव जो है 3d6, आप देखो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होगा, ये बन जाएगा 3d5। आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, आयरन 3 पॉजिटिव बन जाएगा, विल बिकम मच मोर स्टेबल, है ना। एक इलेक्ट्रॉन और अगर लूज कर दिया Fe2 पॉजिटिव ने और Fe3 पॉजिटिव बना दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। सो विल रिक्वायर लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैंगनीज। ठीक है, अब देखो ट्रेंड दोबारा से इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। इसमें आयरन की देखो कितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, 3260 थी मैंगनीज की और उसके बाद आयरन की है 2962। उसके बाद तो इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि और कोई ऐसी जो इरेगुलरिटी है या फिर स्टेबिलिटी ड्यू टू ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं आने वाली है यहाँ पर, इसलिए ये ट्रेंड यही चलेगा। ठीक है, तो मैंगनीज से आयरन की तरफ जाते हुए आप देख सकते हो कितना डिक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था पीछे से। ठीक है, इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था जितना यहाँ पर आकर एकदम से क्रोमियम से मैंगनीज में जाते हुए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और मैंगनीज से आयरन पर आते हुए बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। क्योंकि मैंगनीज में से इलेक्ट्रॉन निकालना मीन्स उसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और आयरन में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब उसको स्टेबिलिटी देना। इसलिए क्रोमियम से मैंगनीज में ज़्यादा गैप है और मैंगनीज से आयरन में ज़्यादा गैप है, अदरवाइज इतना ज़्यादा यहाँ पर गैप नहीं है। और हम बात करते हैं स्कैंडियम की, क्योंकि जब मैं ये बात कर रही हूँ कि गैप कितना है, टाइटेनियम से वेनेडियम उतना इंक्रीज़ नहीं है, वेनेडियम से क्रोमियम उतना इंक्रीज़ नहीं है, क्रोमियम से मैंगनीज में सडन इंक्रीज़ और मैंगनीज से आयरन में सडन डिक्रीज़, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप देखो स्कैंडियम को, स्कैंडियम कितना है, स्कैंडियम की कितनी है 2393, काफ़ी कम है इसकी। तो ये इतनी आसानी से कैसे दे रहा है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्कैंडियम, वाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्कैंडियम इज अनएक्सपेक्टेडली स्मॉलर। इसका रीज़न है स्कैंडियम जो है डज नॉट एग्जिस्ट एज स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव में मिलेगा ही नहीं। स्कैंडियम ओनली एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। ना तो ये स्कैंडियम 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना ही ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि आपको ध्यान हो, अगर मैंने ऊपर बताया था कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट नॉट फॉर स्कैंडियम। स्कैंडियम के लिए क्यों नहीं है, स्कैंडियम के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s0 3d1, या मैं इसको लिख सकती हूँ
3D14S0, क्योंकि हम लोअर जो शेल है उसको अंदर लिख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल मेक्स इट अनस्टेबल। 3D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना, तो ये अनस्टेबल बन जाता है। दस easily gives out one more electron, और वो मोर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, इसलिए वो आसानी से जो एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में रह गया वो भी छोड़ देता है, और स्कैंडियम, और क्या बन जाता है? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है सारा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, जो आपको अच्छे से करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखना शुरू कर देंगे साथ साथ, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपको हो सकता है कि ये सब रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और आप इजीली बता पाओगे कि ये ट्रेंड क्यों हो रहा है, डिक्रीज़ क्यों हुआ है या इंक्रीज़ क्यों हुआ है। ओके, थैंक यू।